जय हिंद दोस्तों। आज से हम पॉलिटी पढ़ेंगे इस चैनल पे। पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस टाइप से अपना सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक कवर करेंगे। पहले हमने जो भी टॉपिक उठाया है उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके हम एमसीक्यूज लगाएंगे। एमसीक्यूज में हम सभी पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे मान लो कि 1 वीक में जितने भी टॉपिक हो जाते हैं तो उसको हम संडे को पूरा रिवीजन देंगे। संडे को पूरा आपकी फिर रिवीजन की क्लास होगी। इस तरह से हम पॉलिटी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि हम अपने पॉलिटी को कैसे कवर करने वाले हैं। तो अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सब का मतलब होता है सबके लिए, ठीक है। सब का मतलब होता है सबके लिए। धान का मतलब होता है कि कानून, कानून, कानून या फिर नियम, कानून या फिर नियम। मतलब कि जो कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ साइड में भी हेडलाइंस डाल दिए ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। संविधान का क्या मतलब हुआ कि जो कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं उसे संविधान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें भाग कितने हैं? 22 भाग है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि भाग होता क्या है। भाग एक टाइप से लेसन होता है। जैसे कि हम मैथ्स में लेसन नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, ऐसे ही हमारे पॉलिटी में 22 भाग है जिसमें हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे सभी भाग को। और हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं, कुछ अनुच्छेद होते हैं। और टोटल आपको मैं बता दूं 395 अनुच्छेद हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें हम 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। ऐसे ही हर भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद होंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके हम सारे के सारे 395 अनुच्छेदों को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अनुसूची होती है, साथ के साथ आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ। अनुसूची, अनुसूची क्या होती है? टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है। मान लो कुछ भी हमें संविधान में ऐड करना होता है, कुछ भी मतलब नॉर्मल चीजें ऐड नहीं, जो बहुत बड़ी चीजें होती है उसको हम अनुच्छेद में ऐड नहीं करते, उसको हम एक अलग से अनुसूची में ऐड करते हैं। और पहले हमारे पास 8 अनुसूचियां थी और अब उसमें कुछ ना कुछ और ऐड कर दिया तो वो 12 अनुसूचियां बन गई है, ठीक है दोस्तों। आपको ये तीनों चीजें समझ आई होगी कि भाग में क्या आता है, अनुच्छेद में क्या आता है और अनुसूची में क्या आता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे संविधान। 3 टर्म्स लिख रही हूँ दोस्तों मैं आपके सामने। संविधान, आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी। जो भी नियम और कानून होते हैं वो संविधान में लिखे होते हैं। संविधान क्या होता है? एक किताब होती है, ठीक है। संविधान, सारे नियम और कानून इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार को जब हम पढ़ेंगे उसके लिए अलग भाग होएगा। राज्य सरकार को पढ़ेंगे तो उसको हम एक अलग भाग में पढ़ेंगे। और जब हम पंचायती राज को पढ़ेंगे तो उसको अलग भाग में पढ़ेंगे।
हमारा जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो सारे जो काम करते हैं संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, संविधान के नियमों के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस देश में रह रहे हैं, तो हमें संविधान के नियमों का पालन करना पड़ेगा एक अच्छे नागरिक के लिए। लेकिन हमने कुछ गलत काम कर दिया और हमें पुलिस पकड़ के ले गई, तो वो किसी अनुच्छेद के अंडर हमें पकड़ के नहीं लेके जाती। हम कभी ऐसे नहीं सुनते कि पुलिस हमें 22 अनुच्छेद के अंदर पकड़ के लेके गई है। पुलिस हमेशा धारा के अंदर पकड़ती है, धारा। ठीक है, या फिर उसको हम सेक्शन भी कहते हैं, सेक्शन। ठीक है, पुलिस जब भी आप कोई गलत काम करोगे तो आपको पुलिस धारा के अंदर पकड़ के लेके जाती है। ठीक है, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पकड़ के लेके जाएगी। लेकिन पुलिस अपना जो काम करती है वो संविधान के नियम के अनुसार करती है। ठीक है, फिर पुलिस आपको जज के पास सौंप देगी। तो जज जो होता है, जो भी आगे की कार्रवाई करता है सॉरी दोस्तों, जो भी सजा सुनाता है सीआरपीसी के अंतर्गत, वो भी एक टाइप से धारा के अंतर्गत ही सजा सुनाता है। अगर जज को लगा कि आप ठीक हो, उनको मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं लग रहा, तो वो आपको जेल भेज देगा। ठीक है दोस्तों, जेल में आपको सब कुछ खाना वाना रहना वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन जज को लगा कि ये बंदा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब उसका केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो वो आपको पुलिस रिमांड पे भेज देगा। अगर किसी को भी पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है तो उसको मतलब पुलिस पूरी उसकी रिमांड लेती है, मतलब उसको बहुत पीटा वगैरह जाता है। ठीक है, पुलिस अपने अंडर ले लेती है उसको। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें तो यहाँ पे पूरा हम संविधान पढ़ेंगे और कुछ कुछ हम आईपीसी की भी धारा को पढ़ेंगे। यही हमारे सिलेबस में है, संविधान और आईपीसी। ये जिसको जज वगैरह बनना होता है वो सीआरपीसी और आईपीसी पढ़ता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तब आपको आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में संविधान पूरा पढ़ेंगे हम और कुछ कुछ आईपीसी की धारा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं आपको पहले 2-3 वर्ड्स क्लियर करवाती हूँ। कॉन्फेडरेशन, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, कॉन्फेडरेशन वो मतलब देश होते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जब भी मन किया तो टूट गए। ठीक है, जैसे कि सार्स हो गया, एशियान जो देश होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जब भी मन किया टूट जाएंगे। ठीक है, फेडरेशन क्या होते हैं, जो मतलब कि कॉन्फेडरेशन से तो सही होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल होती है इनको टूटने में। ठीक है, इसके अंदर अंडर आता है यूएसएसआर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रूस था। ठीक है दोस्तों, जो मतलब कि ये तो बिल्कुल बहुत ही, कॉन्फेडरेशन तो क्या होएगा जो बहुत ही इजिली टूट जाएगा। लेकिन फेडरेशन क्या होएगा जिसको फिर भी थोड़ा सा टाइम, फिर भी थोड़ा सा मजबूत। ठीक है, यूनियन क्या होएगा जो कभी भी नहीं टूट सकता। मतलब कि हमारे जो मतलब कोई भी राज्य, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते हम तो, हमारा तो अलग ही देश है। ठीक है, यूनियन वो होता है जो कभी टूट नहीं सकता, हमेशा मिलके रहेगा। तो इंडिया क्या है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है वो एक यूनियन है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया। जब जब मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद इंडिया 552 टुकड़ों में था। ठीक है, 552 टुकड़ों में।
मानो कि एक ही राज्य के पता नहीं कितने कितने टुकड़े होंगे, ठीक है। और उस टाइम फिर सरदार पटेल और वीपी मेनन की जिम्मेदारी थी कि इन 552 अलग अलग टुकड़ों को एक करना, एक यूनियन में क्रिएट करना। तो इसमें से कुछ राज्य ऐसे थे कि हम वो बोल रहे थे कि हम एक नहीं होएंगे, लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप साइन कर दो कि आप कभी भी अलग हो सकते हो, मतलब कि आप एक बार हमारे साथ मिल जाओ और फिर आप कब आपका मन करे तो आप अलग हो जाना। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि उनसे साइन यूनियन पे करवा लिया कि जो कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने साइन किस पे कर दिया, यूनियन पे। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन की जिम्मेदारी थी कि 552 राज्यों मतलब जो अलग अलग टुकड़े थे उनको एक बनाना। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ आ रहा होगा आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। अब हमने जो अभी पहले पढ़ा कि भाग कितने हैं, 22। फिर हमने अनुच्छेद पढ़े, कितने हैं, अनुच्छेद। उसके बाद हमने अनुसूची पढ़ी, कितनी है। तो सबसे कम यही है, 12 अनुसूची। तो पहले हम इसको ही पढ़ डालते हैं कि 12 अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें आता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही दोस्तों तो मैंने आपको यहाँ पे साइड में थोड़ी सी स्लाइड भी डाल रखी है ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है। हमारे यहाँ पे कितने 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या, यूनियन। मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ के राज्य अलग नहीं हो सकते, मतलब टूट नहीं सकते, इनको मिलके रहना होता है तभी वो इंडिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी हम किसे कहते हैं, जो कि राजधानी से क्या हो, दूर हो, और मतलब छोटे हों, और उनमें कुछ विशेषता हो, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व ज्यादा हो, उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर है, दिल्ली से आप मैप में देखोगे तो दिल्ली से इतना दूर नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां क्या राष्ट्रीय महत्व है इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है। अंडमान निकोबार है, लेकिन वो क्या है, राजधानी से दूर है और छोटे भी है, इसलिए उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जो यूनियन टेरिटरी होती है उनकी जो मेन पावर होती है, मतलब यूनियन टेरिटरी में जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके पास कुछ खास पावर नहीं होती। ठीक है। पुलिस उनके अंडर नहीं होती। ठीक है। और मतलब कि वहां का मुख्यमंत्री को सिर्फ मेन इसलिए रखा जाता था कि वो जनता के छोटे मोटे कामों को सॉल्व करे। मेन पावर सेंट्रल के पास ही रहती है। अब आप लगा लो दिल्ली का केजरीवाल, पुलिस उनके अंडर नहीं आती। ठीक है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है ना, उसमें से दिल्ली सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब अनुसूची 1 में आता है भारत राज्यों का संघ, और इसमें 28 राज्य है हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरी है। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी क्यों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड सेकंड में है वेतन। वेतन, वेतन में क्या आएगा,
जो भी राष्ट्रपति का, एमएलए का, सांसद का, प्रधानमंत्री का जो भी वेतन होता है वो अनुसूची सेकंड में आता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड में आएगा शपथ। शपथ में क्या आता है, जब भी मान ली मतलब किसको कौन शपथ दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, ये अनुसूची थर्ड के अंडर आता है। जैसे सेना के कमांडर की अलग शपथ होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की अलग से शपथ होती है और राष्ट्रपति की अलग से शपथ होती है, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी भी अलग है तो शपथ लेने का तरीका भी अलग होएगा। जब भी आपने देखा होगा, कभी भी जब भी कोई नेता शपथ लेता है तो अपने मतलब कि जेब से एक पर्ची से निकालता है, जो वो पढ़ता है, मैं आज से शपथ लेती हूँ, तो वो कहाँ से उठाते हैं, तो वो यहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है। तो मतलब इस मतलब अनुसूची में सब कुछ लिखा होता है कि शपथ कौन किसको दिलाएगा, कैसे लेनी है शपथ लेते टाइम, उसे क्या बोलना है। ठीक है दोस्तों। फोर्थ में आता है राज्यसभा। राज्यसभा, हर राज्य की अपनी अपनी सीटें होती है, हर राज्य की अलग अलग सीटें हैं, किसी राज्य में कम सीटें हैं, किसी राज्य में ज्यादा सीटें हैं। तो वो कहाँ से डिसाइड होती है, वो अनुसूची 4 के अंतर्गत डिसाइड होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम आर्टिकल नहीं, अनुसूची 5 में पढ़ेंगे वो वो एससी और एसटी के लिए जो स्पेशल प्रावधान है, इसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि अनुसूची 5 के अंतर्गत क्या आ रहा है, अनुसूची 4 के अंतर्गत क्या आ रहा है। ठीक है। एससी और एसटी के लिए जो स्पेशल प्रावधान है वो अनुसूची 5 में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम अनुसूची 6 को देखते हैं। इसमें आते हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 राज्य आते हैं। इनके लिए स्पेशल से अधिकार बनाए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल पिछड़े हुए राज्य हैं। और ये मतलब एक आप मैप में देखोगे तो ये बिल्कुल साइड में हो जाते हैं, भारत से कट जाते हैं। इसलिए इनको एक स्पेशल अनुसूची में डाला गया है ताकि इन राज्य की भी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इन्हें पूर्वोत्तर राज्य में अलग से अनुसूची 6 में डाला गया है। ठीक है दोस्तों। आपको आई होप आपको ये सारी अनुसूचियां समझ आ रही होगी। सबसे पहले हमने अनुसूची 1 पढ़ी, उसमें क्या था, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। ठीक है। सेकंड में हमने वेतन पढ़ा, थर्ड में शपथ, फोर्थ में राज्यसभा, फिफ्थ में एससी और एसटी का प्रावधान, सिक्स्थ में पूर्वोत्तर राज्य। दोस्तों जैसे मैं बोलती हूँ आप भी साथ साथ बोला करो, ताकि आपको इसी टाइम याद हो जाए, बाद में आपको सिर्फ एक रिवीजन लेने की जरूरत पड़े। ठीक है। वरना आपको फिर बाद में और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उसी चीज को याद करने के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुसूची 7 को पढ़ते हैं, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। ठीक है दोस्तों। जब देश बहुत बड़ा होता है तो उसे एक संगठनात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। कौन सी व्यवस्था, संगठनात्मक, संघात्मक। ठीक है। और जब देश छोटा होता है तो उसे क्या अपनाना पड़ता है, एकात्मक, एकात्मक व्यवस्था। ठीक है। अब हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है। आप किसी भी राज्य में जाओगे, सबकी अपनी अपनी
लैंग्वेज हरियाणा की हरियाणवी हो गई, पंजाब की पंजाबी हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। फूड कल्चर भी अलग है, ठीक है। फूड कल्चर में भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे आप अब साउथ की साइड जाओगे तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट में इडली डोसा मिलेगा, लेकिन वहीं पर नॉर्थ की साइड आ जाओगे तो वहाँ के लोगों को पराठा के बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है। तो फूड फूड कल्चर भी अलग हो गया, लैंग्वेज कल्चर भी बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। इसलिए मतलब कि सबको कंट्रोल करने के लिए हमें संघात्मक व्यवस्था की जरूरत है, ठीक है। वहीं एकात्मक क्या हो गया, लाइक ब्रिटेन, ठीक है। वहां पे क्या है, सिर्फ इंग्लिश है सबके लिए, सबका खाना सेम सा है, वही ब्रेड खाओ, ठीक है। तो आपको एकात्मक और संघात्मक में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि क्या है। संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार होती है टॉप में, ठीक है। और केंद्र सरकार और सभी राज्यों में क्या होती है, राज्य सरकार होती है, सरकार होती है, ठीक है। केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है राज्य सरकार, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें शक्ति के विभाजन में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है दोस्तों। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन कैसा होता है। आप मुझे बताओ कि जो मेन पावर होती है वो किसके पास रहती है, मेन पार्टी के पास रहेगी जो मेन पावर होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ सूचियां हैं, संघ सूची, संघ सूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है, जिन जिन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो सारी संघ सूची के अंडर आती है। जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, और वायुयान हो गया, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल है जो सारे किसके अंडर आते हैं, संघ सूची के अंडर आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। राज्य सूची, राज्य सूची में क्या आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करेगी, ठीक है। राज्य सूची में क्या आ जाएगा, जैसे कि पुलिस आ जाएगी, साफ सफाई आ जाएगी, ठीक है, जो राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है, ठीक है। और मतलब कि मेन जो मुद्दे होते हैं ना वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, राज्य को तो छोटे मोटे ही मुद्दे देती है, ठीक है। और जो दोनों के पास रहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं उसे, समवर्ती सूची, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल है, एजुकेशन, एजुकेशन इसमें जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, आपने सुना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो समवर्ती सूची में जो भी आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट हो गया किसी बात को लेके, मान लो कि जैसे कि +2 का सिलेबस डिसाइड करना था, ठीक है। तो सेंट्रल बोला कि हम इतना डिसाइड करेंगे और स्टेट ने कुछ और बोला, तो यहाँ पे किसकी चलेगी, ऑब्वियस है कि सेंट्रल की चलेगी, यही मेन पावरफुल है। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल की ही चलती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, न्यू स्लाइड ले लेती हूं मैं, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची, ठीक है, अवशिष्ट सूची। इसमें देखो हमारा संविधान 20 जैन 1950 को लागू हुआ था। देखो जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि
उस टाइम तक जो वो डिसाइड कर पाए, ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग राज्य संघ मतलब सब में रख दिया, ठीक है, उन्होंने अपने आप बाइफरकेट कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे जो नई नई चीजें आती रहेगी वो अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब एक नए नई सूची में ऐड हो जाएगी, ठीक है, जो भी आगे टेक्नोलॉजी आती रहेगी वो एक मतलब कि उनका माइंड एक बहुत आगे तक चलता था, ठीक है, मतलब उनकी सोच देखो कि जो भी नई चीजें आएगी आगे जाके वो अवशिष्ट सूची में ऐड हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आज की टेक्नोलॉजी, पेटीएम, ठीक है, फेसबुक फेसबुक ठीक है, इंस्टा, ये सारे मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, फोन पे वगैरह, ये सारी क्या है, अवशिष्ट सूची में ऐड है, ठीक है दोस्तों। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, फिर आज की क्लास को हम एंड अप करते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि संविधान क्या होता है, सभी सभी मतलब सबके लिए समान, धान मतलब कानून और नियम जो सबके लिए समान होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां कितनी है, 12 है। भाग क्या होते हैं, एक टाइप से लेसन होते हैं और हर भाग में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। फिर हमने संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस देखा कि जो भी सारे काम करते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जो कोई गलत काम कर दे तो वो पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, तो आईपीसी के अंडर पकड़ के लेके जाती है, और जज वगैरह है जो सजा सुनाते हैं वो सीआरपीसी के अंडर कोई भी सजा सुनाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा, ये 3 टर्म देखी हमने, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। जो बहुत जल्दी टूट जाए उसे कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन जो मतलब थोड़ा कॉन्फेडरेशन से तो मजबूत है लेकिन फिर भी कमजोर है, ठीक है, और यूनियन, इंडिया, लाइक इंडिया, ठीक है, जो कभी न टूटे। फिर आगे हमने पढ़ा अनुसूचियां, आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, भाग और अनुच्छेद हम आगे जाके पढ़ेंगे, आज हमने अनुसूची से स्टार्ट किया है क्योंकि सिर्फ इसमें 12 ही अनुसूचियां पढ़नी है जो कि हम 7 तो हम पढ़ ही चुके। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, यूनियन है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। हमने यूनियन टेरिटरी भी देखा कि यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं हम, ठीक है। फिर आगे जाके हमने देखा कि सेकंड में क्या आता है, वेतन, थर्ड में क्या आएगा, शपथ, जो भी शपथ लेता है वो कैसे लेता है, फोर्थ में राज्यसभा की सीट, हर राज्य की सीट क्या होती है, अलग अलग होती है। फिफ्थ में क्या आएगा, वो एससी और एसटी के लिए जो भी प्रावधान, स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं वो अनुसूची 5 में आता है। अनुसूची 6 में क्या आएगा, पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य उनकी डेवलपमेंट के लिए इसलिए उनको एक स्पेशल सूची में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे फिर हमने पढ़ा शक्तियों का विभाजन, हमने पढ़ा संघात्मक और एकात्मक। इंडिया क्या है, संघात्मक, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, लैंग्वेज, फूड डिफरेंसेस है इसलिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको संघात्मक है हमारा इंडिया, ठीक है। और कुछ जो छोटा सा देश होता है वो एकात्मक होता है, जो छोटा होएगा उसको क्या जरूरत होगी डिफरेंट डिफरेंट सरकार की, केंद्र सरकार अलग से रख रही है, राज्य सरकार अलग रख रही है, जो एक बहुत बड़ा मतलब देश होएगा उसी को जरूरत होती है ना, ठीक है। आगे हमने फिर पढ़ा संघ सूची में क्या क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है और समवर्ती सूची में क्या आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा वो संघ सूची में आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा वो राज्य सूची में आएगा, और जो दोनों में आएगा समवर्ती, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा अवशिष्ट सूची, जो मतलब कि जो आगे जाके नई नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ और भी आएगा तो वो अवशिष्ट सूची के अंडर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हम आगे क्लास अब डेली करेंगे पॉलिटी की और सिलेबस खत्म करेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।